हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। नाउ वी स्टार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 तक हम पहले कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 22 हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, एट 300 के 36 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट पर लीटर इन इट्स सॉल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 बार। If the osmotic pressure of solution is 1.52 bar at the same temperature, what would be its concentration? यानी आपको दो तरीके के सॉल्यूशन दिए हुए हैं। एक सॉल्यूशन में इन्होंने ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है और कंसंट्रेशन दे रखी है। नेक्स्ट सॉल्यूशन में आपको ऑस्मोटिक प्रेशर तो दे रखा है लेकिन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो जो चीज़ें गिवन है अब उसे पहले नोट डाउन करते हैं। और जैसा कि दो तरीके का सॉल्यूशन है तो हम यहाँ पर पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, टू पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं इसे। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन नंबर 1। यहाँ पे लिखते हैं हम सॉल्यूशन नंबर 1, जिसमें सॉल्यूशन 1 में जो चीजें दी हुई है मीन्स टेम्परेचर दे रखा है और यहाँ पे भी सेम टेम्परेचर कर रखा है 300 के। तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या गिवन है, 300 केल्विन। इन क्वेश्चंस में टेम्परेचर आपको केल्विन में ही लेना होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लेना होता। नाउ यहाँ पर दे रखा है आपको 36 ग्राम ग्लूकोज इन पर लीटर सॉल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन क्या दे रखी है यहाँ पर 36 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है। मीन्स WB दे रखा है आपको क्या 36 ग्राम। WB कर देते हैं इसको। WB हमें क्या दे रखा है 36 ग्राम और MB हम यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है फॉर्मूला C6H12O6। जैसा कि हमें मालूम है, हमने पहले भी क्वेश्चंस में भी कर रखा है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 6 × 12 प्लस 1 12 × 1 प्लस 6 × 16। टोटल जब हम करेंगे तो आएगा 180 ग्राम पर मोल। नाउ वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 लीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है और ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स पाई1 कितना दे दिया इन्होंने 4.98 बार। नाउ टेम्परेचर यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर सेकेंड यहाँ पे आपको टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन ही दे रखा है और पाई2 की वैल्यू कितनी दे दी है 1.52 और आपको कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि इसका कितना प्रेशर का फॉर्मूला लगा के प्रेशर इज इक्वल टू ICRT, ये फॉर्मूला लगा करके यहाँ से हम एक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट पाई2 का फॉर्मूला लगा करके हम यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे और इससे हमें ग्लूकोज ही है तो यहाँ पर MB की वैल्यू फिक्स है तो मुझे क्या मालूम कर लेना होगा WB की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इससे मुझे कंसंट्रेशन फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखिए सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पर हम किस फॉर्मेट में ले लेते हैं, येलो कलर से ही लिख लेते हैं इस साइड का। पाई1 इज इक्वल टू ICRT। I की वैल्यू ग्लूकोज ना तो एसोसिएशन हो रहा है ना ही डिसोसिएशन है, मीन्स neither associate nor dissociate. It means इसकी वैल्यू कितनी होगी, सो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और C क्या होता है कंसंट्रेशन यहाँ पर WB अपॉन MB। तो पाई1 इज इक्वल टू I की वैल्यू 1 है, WB अपॉन MB ऐसा लिख लेते हैं N अपॉन NRT अपॉन V। तो पाई1 इज इक्वल टू WB अपॉन MB RT अपॉन V।
R और T दोनों ही सॉल्यूशन में कॉमन रहेंगे, इसलिए हमें यहाँ पर इसे कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है। पाई1 की वैल्यू 4.98, WB की वैल्यू यहाँ पर 36 है और ये 180 है, तो 36 अपॉन 180 इंटू RT अपॉन वॉल्यूम कितना है 1। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 1। नाउ इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पाई2 इज इक्वल टू IC2RT। नाउ यहाँ पर I क्या है, I वांट ऑफ फैक्टर, इसकी वैल्यू क्या है 1। सो पाई2 इज इक्वल टू I की वैल्यू 1 हो गई, WB अपॉन MB RT अपॉन B। अगेन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम यहाँ पर भी मुझे क्या ले लेना होगा 1 लीटर। नाउ पाई2 इज इक्वल टू, चलो इसको N अपॉन V ही रहने देते हैं, यहाँ पर कंसंट्रेशन यहाँ पर ना लेकर के N अपॉन V ही रहने देंगे, और यहाँ पर RT, तो ये N अपॉन V क्या हो गई, यहाँ पर कंसंट्रेशन हो गया। तो हम पाई2 की वैल्यू कितना है यहाँ पर 1.52, तो ये हो गया 1.52। ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई 2, और ये इक्वेशन नंबर पीछे कितनी हो गई 1। दो इक्वेशन से हम 2 डिवाइडेड बाय 1 कर लेते हैं, तो हमारे पास में कंसंट्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड इक्वेशन नंबर 1, इसे हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास में देखिए क्या आएगा। सबसे पहले 2 को लिखा, 2 कितना है यहाँ पर 1.52, और यहाँ पे कितना है 4.98। पहले हम 2 की सारी वैल्यूज लिख लेते हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, N अपॉन V RT या C2RT। तो यहाँ हम लिखेंगे C2RT। यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, अपॉन में 36 RT इंटू में कितना आ जाएगा 180। तो देखिए यहाँ से जो चीज कैंसिल आउट होती है वो कैंसिल आउट कर लेंगे, RT से RT कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 10 और यहाँ पे आ गया 2। तो मेरे पास यहाँ पे C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C2 इज इक्वल टू 1.52 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 4.98 मल्टीप्लाई 10, ये 1 ये 5। C2 इज इक्वल टू 1.52 अपॉन 4.98 मल्टीप्लाई 5। इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0.610 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इट इज आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस है में आता है ये, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हमने एक का अगर मुझे पाई मालूम है, कंसंट्रेशन हम दूसरे की मालूम कर सकते हैं, और अगर कंसंट्रेशन में वॉल्यूम सेम कर दिया जाए तो हम इसे WB की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, suggest the most important type of intermolecular attractive forces interaction between the following pairs। यहाँ कुछ पेयर्स दिए गए हैं और यहाँ पे ये बताना है कि इन दोनों पेयर्स के बीच में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। जैसा कि आपको मालूम है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस भी डिपेंड करता है कि वो डाइपोल है या आयन है या फिर यहाँ पर नॉन पोलर सोल्यूशन है, तो उसी के बेस पर उसकी कैटेगरी को भी डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल ऑक्टेन, यहाँ पर इसके साथ में देखिए आंसर भी हम यही लिख देते हैं। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल हेक्सेन की बात करूं, यहाँ पर नॉर्मल हेक्सेन की बात की जाए इट इज नॉन पोलर, नॉर्मल ऑक्टेन की बात की जाए तो इट इज ऑल्सो नॉन पोलर।
दोनों ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यहाँ पर कोई भी पोलर ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, मीन्स प्लस या माइनस चार्ज यहाँ पर नहीं है, सिंपल कार्बन चेन है। ऐसे जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कौन सा होगा, यहाँ लिख देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। यहाँ पे कौन सा फोर्स हो जाता है, लंदन फोर्स। नाउ सेकेंड देखते हैं हम, यहाँ पे सेकेंड में I2 और CCl4, I2 I और I इनके बीच में कोई पोल नहीं बन रहा, कोई डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव नहीं है, तो इट इज ऑल्सो नॉन पोलर। I2 भी क्या है यहाँ पे, नॉन पोलर है। और CCl4 अगेन ये भी क्या है, नॉन पोलर है। और नॉन पोलर के बीच में फोर्स कैसा लगेगा, अगेन लंदन फोर्स ही लगेगा। तो अगेन यहाँ पे भी कौन सा फोर्स आ गया, लंदन फोर्स। नाउ NaClO4 एंड वाटर। NaClO4 ये कैसा कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है, मीन्स इसमें आयंस बन रहे हैं। यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन पीछे कर देते हैं। NaCl4 NaClO4 ये कैसे टूटेगा, Na प्लस और ClO4 माइनस, साथ में क्या दिया है, वाटर H2। तो यहाँ पे ये तो क्या बन गया, आयन, और यहाँ पे ये क्या है, डाइपोल यानी पोलर। अगेन इट इज ऑल्सो आयन, और ये यहाँ पे क्या है, पोलर। तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, पोलर है ये, इट मीन्स डाइपोल बन रहा है। डाइपोल कैसे बनता है, यहाँ पर H और OH, ये डेल्टा पॉजिटिव ये डेल्टा नेगेटिव पोर्शन, तो ये क्या बन गया, डाइपोल। तो यहाँ पे कौन सा अट्रैक्शन फोर्स हो गया, अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे कौन सा हो गया, आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। ये भी एक ही तरीके का, एक टाइप का वंडरवॉल फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, तो स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू वंडरवॉल फोर्सेस। ये थर्ड नंबर था। नाउ नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या, मेथनॉल एंड एसीटोन। मेथनॉल CH3, क्या फॉर्मूला होगा मेथनॉल का, कोड देखिए, मेथनॉल, मेथनॉल में देखिए क्या होगा, CH3OH। अब आप देखिए कार्बन और ऑक्सीजन की EN में क्या होता है, डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है, डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाता है, डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि EN ऑफ कार्बन कम होता है और EN ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है। तो ये क्या बना दिया इसने, डाइपोल। मेथनॉल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, डाइपोल की तरह। और एसीटोन देखिए, दूसरा क्या है यहाँ पे, एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव। ये पॉजिटिव इसको खींचेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएंगे, इस CH3 और दूसरे CH3 पे आ जाएंगे। इट मीन्स ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, डाइपोल की तरह ही बिहेव करेगा। तो इसमें कौन सा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा अट्रैक्शन फोर्स यहाँ यूज होगा, अट्रैक्शन फोर्स यहाँ कौन सा लगेगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, या वंडरवॉल फोर्स भी आप इसे बोल सकते हैं। इस अट्रैक्शन फोर्स की जगह आप वंडरवॉल फोर्स भी यूज कर सकते हैं। अट्रैक्शन फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं आप, वंडरवॉल फोर्स लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट लास्ट देखेंगे, एसिटोनाइट्राइल एंड एसीटोन। एसिटोनाइट्राइल इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ पे क्या है, CH3C
triple bond N. En of nitrogen is greater than En of carbon. is greater than En of carbon. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp, और यहाँ पे कौन सा है, sp3. यहाँ पे sp है, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp, और यहाँ पे कौन सा है, sp3. इसलिए इस पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, इस पर भी डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा नेगेटिव आएगा. या अल्टीमेट अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाएगा. और मीन्स यहाँ पे क्या बन रहा है, डाइपोल. अगेन एसीटोन अभी हमने देखा ही है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, तो ये भी क्या बन गया, यहाँ पर डाइपोल बन गया. और इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो लगेगा वो कैसा होगा, अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे कैसा लगेगा, जैसा इसमें जैसा इसका नेचर है. मीन्स डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स ही लगेगा. तो इस तरीके से आपने देखा कि अलग अलग टाइप के जो सॉल्यूशंस है उनमें किस तरीके का अट्रैक्शन फोर्स लगता है. इन्हीं अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पर हम सॉल्यूशन की कैटेगरी अकॉर्डिंग टू राउल्फ लॉ डिसाइड करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, बेस्ड ऑन द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. मीन्स यहाँ पे आपको सोल्यूशन दिया गया है, इस सोल्यूशन में एक सोल्यूट है और दूसरा कौन सा है, सॉल्वेंट. आर द फॉलोइंग इन द ऑर्डर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉर्मल ऑक्टेन एंड एक्सप्लेन. आप देखिए ये कुछ सोल्यूट दे रखे हैं, ये सारे क्या है, यहाँ पर सोल्यूट है, और यहाँ पे नॉर्मल ऑक्टेन क्या है, सॉल्वेंट है. आंसर देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, नॉर्मल ऑक्टेन. और अभी हमने पहले भी देखा नॉर्मल ऑक्टेन कैसा होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जनरली नॉन पोलर होते हैं, है ना. ये कैसा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और ये नॉन पोलर है. इट इज नॉन पोलर इन नेचर. और कंसेप्ट क्या कहता है, नॉर्मल ऑक्टेन इज नॉन पोलर. अब देखिए सॉल्युबिलिटी कंसेप्ट क्या है, या सॉल्युबिलिटी का रूल क्या है. सॉल्युबिलिटी रूल कहता है लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसे में घुल जाते हैं. मीन्स नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे, और पोलर जो सॉल्यूट होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे. अगेन देखिए KCl, सबसे पहले क्या दिया है, साइक्लोहेक्सेन. सॉल्यूट देखिए क्या क्या है, यहाँ पर सॉल्यूट देखिए क्या है, फर्स्ट साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन कैसा होता है, इट इज नॉन पोलर इन नेचर, नॉन पोलर in nature, so it is dissolve in, so it is dissolve in solvent. और सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे, नॉर्मल ऑक्टेन. नाउ सेकेंड देखिए, आपके पास सेकेंड क्या है, KCl. KCl KCl कैसे रहता है, K प्लस Cl माइनस. यहाँ पे ये क्या बना लिया, आयन. और आयनिक सॉल्वेंट हमेशा किस में डिसॉल्व होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं. आयनिक सॉल्वेंट, आयनिक solute dissolve in polar solvent. So does not dissolve in
नॉर्मल ऑक्टेन मीन्स ये तो भैया समझ आ गया कि यहाँ पे KCl जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा। नाउ थर्ड देखिए, थर्ड इज CH3OH एंड CH3Cn। अब यहाँ पर CH3OH और CH3Cn के अंदर आपका सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होता है? OH माइनस का। थर्ड देखिए CH3OH और फोर्थ CH3Cn। ये दोनों क्या है? ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। ये दोनों कैसे है? पोलर है, पोलर सॉल्यूट है। बट En of OH negative is greater than En of Cn minus. So order of solubility क्या रह जाएगा? Is partly soluble in normal octane. Order of solubility देखिए क्या रहेगी? Order of solubility in normal octane is, आपको क्या लिखना है? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, यानी बढ़ता हुआ। तो सबसे लेस सोल्यूबल तो कौन हो गया? KCl, क्योंकि ये तो प्योर ही आयन है, बाकी सब तो क्या है? डाइपोल है। और इसके बाद कौन आएगा? CH3OH, क्योंकि इसमें आयनिक करेक्टर Cn से ज्यादा है, CH3Cn। और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा? सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? Amongst the following compounds, identify which are insoluble, partly soluble and highly soluble in water. जैसा क्वेश्चन हमने अभी किया नॉर्मल ऑक्टेन में, नॉर्मल ऑक्टेन तो क्या था? नॉन पोलर सॉल्वेंट था, और वाटर कैसा है? पोलर सॉल्वेंट है। अगेन प्रिंसिपल वही लगेगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर कोई आयनिक फॉर्म में है तो वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा, अगर कोई डाइपोल फॉर्म में है तो वो वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा, अगर कोई नॉन पोलर है तो वाटर में इनसॉल्यूबल रहेगा। यही चीज बतानी है कि इसमें कौन इनसॉल्यूबल होगा, कौन पार्टली सोल्यूबल होगा और कौन हाईली सोल्यूबल होगा। आयंस होंगे तो हाईली सोल्यूबल होगा, डाइपोल हो गया तो पार्टली सोल्यूबल होगा, और अगर नॉन पोलर हो गया तो वो इनसॉल्यूबल होगा। आंसर देखिए क्या लिखा है। फर्स्ट है फिनॉल। अब देखिए फिनॉल का क्या स्ट्रक्चर होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ गया? पहले ये लिख देते हैं, वाटर है, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर? वाटर। और वाटर कैसा है? ये पोलर सॉल्वेंट है। सो पोलर कंपाउंड्स, पोलर की जगह लिख देते हैं आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स soluble in water, dipole partly soluble in water, and non-polar insoluble in water. ये तो क्या है? कंसेप्ट। नाउ फर्स्ट देखिए क्या है इसमें। फर्स्ट है फिनॉल, और फिनॉल के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है? बेंजीन रिंग और OH। ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, क्या बन गया? ये डाइपोल।
इट इज डाइपोल, और डाइपोल क्या है? पार्टली सोल्यूबल इन वाटर। नाउ नेक्स्ट कौन है यहाँ पे? टोलुइन। सेकेंड देखिए क्या है? टोलुइन। टोलुइन का क्या फॉर्मूला होता है? बेंजीन रिंग पर CH3, कोई पोल नहीं, सारे के सारे कैसे हैं ये? नॉन पोलर। कैसा कंपाउंड है ये? नॉन पोलर है, और जो नॉन पोलर होता है वो इनसॉल्युबल होता है। इट इज नॉन पोलर, इनसॉल्युबल इन वाटर। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड। थर्ड क्या है यहाँ पर? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? HC डबल बॉन्ड OH। ये फॉर्मूला किसका है? फॉर्मिक एसिड का। और फॉर्मिक एसिड में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वो soluble in water, soluble in water। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। इथाइलिन ग्लाइकोल। फोर्थ क्या है यहाँ पर? इथाइलिन ग्लाइकोल। its formula is this, CH2OH और CH2OH। इथाइलिन ग्लाइकोल, इसमें भी अगेन देखिए जहां पे भी अल्कोहल है तो यह क्या होगा? इट हैज हाइड्रोजन बॉन्ड, तो सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होगा। नाउ फिफ्थ देखें। फिफ्थ क्या कहता है? क्लोरोफॉर्म। फिफ्थ क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म का क्या फॉर्मूला होता है? CHCl3। और देखिए CHCl3 कैसा हो गया यहाँ पर? नॉन पोलर, और जो नॉन पोलर होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर। और ये क्या हो गया? इनसॉल्युबल इन वाटर। नाउ नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ क्या कहता है। सिक्स्थ कहता है पेंटेनॉल। सिक्स्थ क्या कहता है? पेंटेनॉल। पेंटेनॉल का क्या मतलब होता है? पेंटेन, 1 2 3 4 5 पेंटेन है, और ओल है ये, तो CH3 CH2 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 CH2OH। अगेन इतनी बड़ी चेन है यहाँ पर, और अल्कोहल है तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा ही होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया? वीक, और ये पार्टली सोल्यूबल हो जाएगा वाटर में। इसमें क्या करेंगे? लॉन्ग कार्बन चेन, हैज molecule has hydrogen bond, so and molecule has hydrogen bond, so partly soluble in water, soluble in water। now next question देखते हैं हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, if the density of some lake water is 1.25 gram per ml and contains 92 gram of Na plus ions per kg of water, calculate the molarity of Na plus ions in the lake। ये एक झील है, लेक है, उस लेक के अंदर आपके इसमें डेंसिटी उस वाटर की कितनी है? 1.25 ग्राम पर ml। आंसर के अंदर जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो लिख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1.25 ग्राम, 1.25 ग्राम पर ml, पर लीटर नहीं है, पर ml है, ये ध्यान रखना। आगे कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ Na प्लस,
यानी Na+ WNA+ कितना है 92 ग्राम। और आपको पता है MNA+ कितना होता है 23 ग्राम पर मोल। और वेट ऑफ वाटर कितना है पर केजी, यानी W वाटर कितना है आपके पास में 1 kg। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ Na+। मोलैरिटी ऑफ Na+, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये क्या है यहाँ पर मोलर मास, Na+ का मोलर मास है। तो देखो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें मोलैरिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या करेंगे, मोलैरिटी नहीं मोलैलिटी होगा तो ज्यादा सही रहेगा। चलो देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर मोलैलिटी करूं तो देखिए मोलैलिटी में क्या होगा WB/MB मल्टीप्लाई 1000/WA। वेट ऑफ वाटर WA हो गया। A यहाँ पे क्या है सॉल्वेंट और B क्या है यहाँ पर सॉल्यूट। आपको मोलैलिटी फाइंड आउट करना है। तो मोलैलिटी के लिए देखिए स्मॉल m की वैल्यू कितनी हो गई, WB की वैल्यू कितनी है 92, ये कितना है 23, ये 1000 और इसको मुझे ग्राम में लेना है तो ये भी कितना हो गया 1000 ग्राम हो गया। तो ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया केजी में। तो 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 92/23 मोल पर केजी, ये इसकी मोलैलिटी आ जाएगी। मोलैरिटी नहीं मोलैलिटी आएगी। यहाँ पे मोलैलिटी कर लेते हो, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। और अगर मुझे यहाँ पर मोलैरिटी करना हो तो क्या करेंगे, सुनो मोलैरिटी फाइंड आउट करना है मुझे कैपिटल M। तो मुझे क्या चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। देखिए मोलैरिटी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या करना है मुझे यहाँ पर, यही पेन ले लेते, वेट ऑफ सॉल्यूशन वेट ऑफ Na+ प्लस वेट ऑफ वाटर कितना हो गया मेरे पास में, ये है 92 और ये है 1000। तो 1092 ग्राम। आगे देखिए डेंसिटी क्या है मेरे पास में 1.25। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, सारे ही किसके सॉल्यूशन के, इट इज 1.25। मास कितना दे रखा है क्वेश्चन में 1092 यूनिट भी लगा देते हैं यहाँ पे ग्राम पर ml, ग्राम पर ml 1092 ग्राम और वॉल्यूम ये फाइंड आउट करना है। तो देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1092 अपॉन 1.25। ml इनवर्स था तो ये किस में आ गया ml में। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू, ये वॉल्यूम किसका निकाला हमने सॉल्यूशन का, ये वॉल्यूम किसका हो गया सॉल्यूशन का, WB/MB मल्टीप्लाई क्या हो गया 1000 और V किस में करना है ml में। हमारे पास V ये ml में ही है, सारी चीजें यहाँ पर पुट कर देंगे। WB कितना है मेरे पास में 92, MB कितना है 23, ये कितना हो गया 1000, यहाँ पे कितना आ गया 1092 और मल्टीप्लाई क्या आ गया 1.25, उल्टा हो जाएगा ना अपॉन 1.25। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा मोल पर लीटर आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में दोनों ही चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, मोलैरिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड मोलैलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
मोलैलिटी फाइंड आउट करना आसान है। मोलैलिटी के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों का वेट ऐड करना है, तब हमें मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, इफ द solubility product of CuS is 6 into 10 to power minus 16, calculate the maximum molarity of CuS in aqueous solution। यानी KSP की वैल्यू गिवन है और आपको S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आंसर, CuS स्प्रिंगली सोल्यूबल होता है, ये क्या बना देगा Cu+2 एंड S-2। यहाँ पे सोल्यूबिलिटी जो सोल्यूबिलिटी होती है वो मोलैरिटी के फॉर्म में ही होती है, कंसंट्रेशन के फॉर्म में ही होती है। क्या फॉर्मूला आएगा इसमें, KSP आपको ये स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है, या KSP की वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है 6 into 10 to power minus 16, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा सा नीचे ये इसको हटा देते हैं, KSP की वैल्यू नीचे लिख देते हैं, KSP इक्वल टू 6 into 10 to power minus 16। इनिशियली ये कितना है 1 मोल है, ये 0 मोल, ये 0 मोल। आफ्टर सम टाइम जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है तो ये क्या रह जाता है कंप्लीटली, ये S, ये 1 माइनस S, और इक्विलिब्रियम है तो KSP की वैल्यू कैसे लिखते हैं हम, KSP के लिए क्या फॉर्मूला होता है, KSP इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट S एंड S। तो KSP इज इक्वल टू क्या हो गया, S का स्क्वायर, कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो गया, दोनों की वैल्यू सेम है। और यहाँ पे मुझे क्या गिवन है 6 into 10 to power minus 16, और ये क्या हो गया S यहाँ पर क्या है solubility इन molarity form। तो अगर मैं यहाँ S की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा रूट, और जब इसका रूट निकाला जाएगा S इज इक्वल टू, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, ये कितना आ जाएगा 2.45 into 10 to power minus 4, 2.45 into 10 to power minus 8, 16 into 1/2 कितना हो जाएगा 8, और यूनिट क्या आ जाएगी मोल पर लीटर, आंसर आ जाएगा। क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसिटोनाइट्राइल when 6.5 gram of aspirin is dissolved in 450 gram of CH3CN means acetonitrile। जैसे कि आपको क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है, यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है 450 ग्राम एसिटोनाइट्राइल, सोल्यूट कौन है जिसका कम होता है 6.5 ग्राम एस्पिरिन है, और क्या फाइंड आउट करना है आपको मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है W/W। अब यहाँ पर W एस्पिरिन कितना है, ये क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया, सॉरी सॉल्यूट हो गया, सॉल्यूट क्या है यहाँ पे 6.5 ग्राम। वेट एसिटोनाइट्राइल का कितना हो गया यहाँ पर 450 ग्राम, ये क्या है सॉल्यूट, एस्पिरिन तो हमारा सॉल्यूट हो गया और ये क्या हो गया सॉल्वेंट, देखने से ही पता चल गया, क्वेश्चन में भी गिवन है ये इतना डिसॉल्व है इन दिस, जो ज्यादा अमाउंट होता है वो क्या होता है सॉल्वेंट का होता है। तो आपके पास में W सॉल्यूशन क्या हो जाएगा W एस्पिरिन प्लस W CH3CN, कितना हो गया यहाँ पर 6.5 प्लस 450 यानी 456.5 ग्राम, 456.5 ग्राम।
और अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है, यानी परसेंट W बाय W। क्या फॉर्मूला होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100। आपके पास दोनों का वेट है, इट इज 6.5, इट इज 456.5 मल्टीप्लाई 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1.424। 1.424 आंसर क्या आएगा, परसेंटेज। सोल्यूट का जिसका हमें निकालना होता है या जिसके रिस्पेक्ट में हमें मास परसेंटेज फाइंड आउट करना होता है, जनरली ये हमें सोल्यूट के फॉर्म में होता है, जैसे कि इसने दिया है मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। अगर हमें मास परसेंटेज ऑफ CH3CN देते तो हम उसका मास ऊपर रख देते। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। Nalorphine C19H21NO3 फॉर्मूला है इसका, सिमिलर टू मॉर्फिन, is used to combat withdrawal symptoms in narcotic users. Dose of nalorphine generally given in 1.5 मिलीग्राम, यानी देखिए कितना कम इसका यूज किया जाता है। कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 into 10⁻³ m aqueous solution required for the above dose। अब देखिए यहाँ पे ये क्या चीज गिवन है, अगर यहाँ m दे रखा है इट मीन्स ये मोलैलिटी गिवन है, ठीक है। तो जो चीज क्वेश्चन में गिवन है वो देखते हैं और इसने क्या पूछा है वो भी देखते हैं। आपको सबसे पहले तो नेलॉर्फिन दे रखा है, नेलॉर्फिन, और फॉर्मूला क्या दे रखा है, C19H21NO3। ये फॉर्मूला गिवन है और इसका मास हम कितना यूज ले रहे हैं, 1.5 मिलीग्राम। इसका मास यानी WB कितना गिवन है, 1.5 मिलीग्राम, यानी 1.5 into 10⁻³ ग्राम। और आपको क्या दे रखा है, मोलैलिटी दे रखी है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 1.5 into 10⁻³ m। m इज सिंबल है किसका, मोलैलिटी का, किसका यूनिट है ये, मोलैलिटी का, जिसका मीनिंग मोल पर केजी होता है। तो सबसे पहले तो इसके मुझे पता होना चाहिए कि मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या है, और इस मोलैलिटी के सॉल्यूशन में आपको क्या कैलकुलेट करना है कि WB कितना होगा या कितना मास ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होगा। इतने के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन क्या रिक्वायर्ड होगा, सॉल्यूशन कितना होगा ये पूछा है ना। कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्यूशन, इतना ये सॉल्यूशन है तो एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबाउट डोज मीन्स WB दे रखा है, मास दे रखा है, सॉल्यूशन का निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है, और मोलैलिटी गिवन है। तो सबसे पहले तो मुझे डेफिनेशन पता होनी चाहिए मोलैलिटी की, ताकि मैं इसमें कैलकुलेट कर सके कि इस मोलैलिटी के अंदर कितना मास ऑफ सॉल्यूशन। आंसर देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसका। सबसे पहले तो मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पर मोलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं किसका, ऑफ नेलॉर्फिन। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 19 into 12 प्लस 21 into 1 प्लस 14 प्लस 3 into 16। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, टोटल जो होगा वो आ जाएगा यहाँ पर 311 ग्राम पर मोल, ग्राम पर, ये आ गया। अब मोलैलिटी का मीनिंग क्या है, मोलैलिटी मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये मतलब है। अगर मेरे पास में ये मोलैलिटी दी हुई है तो ये इतना मेरे पास क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया। सॉल्यूट क्या मेरे पास, नेलॉर्फिन, और सॉल्वेंट कितना हो गया मेरे पास में 1 kg।
नाउ 1.5 into 10 to power minus 3 m एक्वस सोल्यूशन है, मीन्स इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है 1.5 into 10 to power minus 3 ग्राम of solute present in 1 kg of solvent। ये मीनिंग है कि सॉल्वेंट मेरे पास क्या 1 kg है और सॉल्यूट मेरे पास क्या है यहाँ पर 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 ग्राम। और आपको क्या पूछा है, मास ऑफ सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? ना देखिए इसका मीनिंग क्या होगा, ग्राम नहीं, यहाँ मोल, मोल आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल। नाउ देखिए इतना मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नाउ मोलैलिटी का क्या होता है, मोलैलिटी का एक फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में है तो मैं किस में लिख लूंगी, यहाँ पर 1000। यहाँ पर देखिए, और मोल का फॉर्मूला क्या होता है, WB अपॉन MB। अब मेरे पास क्या गिवन है, इसके मोल गिवन है और MB गिवन है, तो यहाँ पर WB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मोल इंटू MB। मोल कितना है मेरे पास 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 और ये मेरे पास कितना है 3, ये देखिए 311 ग्राम पर मोल है और ये मेरे पास क्या हो गया, मोल। तो इससे मैंने क्या फाइंड आउट कर लूंगी, यहाँ पर WB की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और ये वैल्यू कितनी आती है 0.467 के करीब आती है और यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, ग्राम। अब आप देखिए मेरे पास WA कितना है, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट है ये तो क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। और वेट ऑफ सॉल्वेंट मेरे पास कितना है, ये रहा, कितना है 1 kg। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा मेरे पास में, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट मेरे पास कितना है 0.467 ग्राम और ये कितना है 1000 ग्राम 1 kg, तो 100.467 ग्राम, ये क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे क्या गिवन है आपके पास में, आपसे पूछा क्या है, इतना मोल है तो मुझे कितना सॉल्यूशन चाहिए होगा। मेरे पास में अभी वेट कितना है 467, देखिए इसका वेट कितना आया है मेरे पास में 0.467, ये रहा 0.467। इतने ग्राम में मेरे पास में सॉल्यूशन कितना है 100.467 और अभी आपसे पूछा क्या है, इसमें 1.5 मिलीग्राम में कितना होगा, क्या है 0.467 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100.467 ग्राम सॉल्यूशन और 1 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000.467 अपॉन 0.467। ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। और आपसे पूछा क्या है 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मिलीग्राम है, तो उसके अंदर कितना सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होगा, 1.5 मिलीग्राम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.5 मिलीग्राम दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए ये रहा 1.5 मिलीग्राम यानी 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 ग्राम। अगर सोल्यूट है तो उसमें कितना सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा 0.467 अपॉन 0.467 इंटू 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम में, और नियर अबाउट 3.21 ग्राम आ जाएगा।
3.21 ग्राम। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, मोलैलिटी दी है और आपको मोलैलिटी का मतलब आना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन में गिवन है वेट, उससे वेट ऑफ सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन इन मेथनॉल। यानी मेथनॉल आपका क्या है, सॉल्वेंट, और बेंजोइक एसिड यहाँ पर क्या है, सोल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर आपसे जो चीज क्वेश्चन में गिवन है वो सबसे पहले लिख लेंगे। आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है, मोलैलिटी, कैपिटल स्मॉल m मोलैलिटी होता है और कैपिटल M मोलैरिटी होता है। मोलैरिटी आपको गिवन है, क्या गिवन है, 0.15 m। वॉल्यूम कितना गिवन है सॉल्यूशन का, आपके पास में 250 ml, 250 ml। और आपको क्या मालूम करना है, इसका WB कितना होगा, और MB आप फाइंड आउट कर सकते हैं। MB कितना होगा, यानी बेंजोइक एसिड है C6H5COOH, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 7 इंटू 6 1 6 और ये 1 7, 7 इंटू 12 प्लस 6 प्लस 2 इंटू 16। टोटल जब काउंट करेंगे इसमें तो बेंजोइक एसिड का वेट कितना आ जाएगा, 122 ग्राम पर मोल, 122 ग्राम पर मोल। नाउ मोलैरिटी का फॉर्मूला M इज इक्वल टू क्या होता है, WB अपॉन MB मल्टीप्लाई 1000 अपॉन V इन ml। सारी चीजें गिवन है, MB गिवन है, WB फाइंड आउट करना है, MB गिवन है 1000 वैल्यू है और V कितना है 250 ml। पुट वैल्यूज अगर आप पुट करेंगे तब क्या आंसर आए, कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहां कर देते हैं, पुट वैल्यूज इन फॉर्मूला। कैपिटल M की जगह क्या हो गया 0.15, WB की जगह WB, MB कितना हो गया यहाँ पे 122 और 1000 अपॉन 250। जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट कर देंगे हम, ये हो गया 4, ये 2, ये 61, यहाँ पे आ जाएगा WB इज इक्वल टू 0.15 इंटू 61 अपॉन 2। तो WB की वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी, 4.575 ग्राम। ये आंसर हो जाएगा आपका। आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में इससे आगे की बात करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू सो मच।